हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू किया है। बहुत सारे बच्चे अब ये कह रहे हैं कि सर आप लाइव नहीं आते हैं क्या। हाँ, अब लाइव आना चालू करूँगा और शायद नाइट का स्लॉट ऐसा रखेंगे जिसमें हम लाइव क्लासेस लेने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये लाइव क्लासेस वैसे मोस्टली न्यू सेशन के लिए और 11th वालों के लिए शेड्यूल कर रहा हूँ। जो इस साल 12th की एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इसी तरीके से वीडियो आते जाएंगे जिस तरीके से अभी आ रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बच्चों एक बार के लिए पूरा हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स को अब क्या करता जाना है, रिवाइज करते जाना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए काम करते हैं। दो सेट में आपको करवा चुका हूं, मतलब 20 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्या बोल रहा है वो सवाल समझिए। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। भाई हो सकते हैं, किसने मना किया, हो जाओ। इनके त्वरणों का अनुपात होगा, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों। देखिए तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी आवेश में पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होगा, तो दो बल लगेंगे। एक तो ma वाला, क्योंकि वो गति कर रहा है। दूसरा विद्युत क्षेत्र के कारण गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल QE होता है। तो कुल मिलाकर के जो त्वरण होगा वो होगा QE डिवाइडेड बाय m। अब अगर आप सवाल को समझें बच्चों, सवाल को समझें तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए क्या है, समान है। बस ये है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ना, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है ये बात। तो चलिए ये चीज़ हमें पता है। तो चीज़ सिर्फ द्रव्यमान ही चेंज है और सब कुछ एक जैसा है। अब यहाँ पर वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिख रहा है ना, तो हमने लिखा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण डिवाइडेड बाय प्रोटॉन पर लगने वाला त्वरण। फिर आवेश इलेक्ट्रॉन का E, विद्युत क्षेत्र कैपिटल E और द्रव्यमान ME। सॉरी बच्चों। ऐसे ही जब हम बात करेंगे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का आवेश भी E, विद्युत क्षेत्र E। परिमाण की बात करनी है बच्चों, पता चले तो मैं प्लस माइनस बोलोगे, सिर्फ माइनस लगाओ, वहाँ पर परिमाण की बात कर रहे हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या, MP। ये तो जाता रहा, तो ये क्या हो जाएगा, MP ऊपर और ME नीचे। द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य। बोलने का तरीका समझिए, पहले तो द्रव्यमानों का अनुपात निकालो और फिर उनका क्या करो, उल्टा करो। वही होता है त्वरणों का अनुपात। देखिए मैच कर रहा है क्या, शून्य नहीं हो सकता। MP बटा ME, देखो यही मैच कर रहा है, बे ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, विभवमापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है जिसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। ये तो एक छोटे से बच्चे को भी पता लग जाना चाहिए, है ना। बे ऑप्शन लगाइएगा, इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। हाँ भाई। तीसरा देखिए, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है। देखो ट्रांसफॉर्मर में 3 हानियाँ हैं, ताम्र हानि है, फ्लक्स क्षरण की हानि है, ठीक, ऊष्मीय हानि भी हो जाती है, वो खैर ताम्र हानि का ही एक पार्ट है, शैथिल्य हानि भी होती है, और एक आपकी भंवर धाराओं के कारण हानि होती है। इनके सभी के निवारण ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है बच्चों, एक ही है क्या भाई, कि भंवर धाराओं के कारण क्या होता है, ऊष्मा का क्षय होता है। उसको कम करने के लिए हम क्रोड को कैसा बनाते हैं बच्चों, पटलित बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, पटलित बनाते हैं। और शैथिल्य हानि को कम करने के लिए हम क्रोड को किसका बनाते हैं बच्चों, नर्म लोहे का बनाते हैं। ये ध्यान में रखना, जिसका शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल कम होता है। तो पटलित बनाने का कारण क्या था बच्चों, से ऑप्शन देखो, क्रोड की चुंबकीय नहीं, सह काय को आएगा, देखो भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि कम हो। ठीक है, भंवर धाराओं वाली हानि जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगला देखिए, चौथा, चुंबकीय याम्योत्तर है। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है भाई, एक तल होता है। कैसा तल होता है, तो हम बोलते हैं कि जब एक चुंबक हम बनाते हैं तो ये चुंबक का N और ये चुंबक का S, तो ये चुंबकीय अक्ष और इस अक्ष का लंबवत तल क्या कहलाता है, याम्योत्तर कहलाता है। यही तो होता है, तो ध्यान में रखिएगा।
लंबवत तल होता ही है। तो चुंबकीय याम्योत्तर बिंदु नहीं है, एनएस के अनुदिश रेखा भी नहीं है। ऊर्ध्वाधर तल, हाँ बिल्कुल लंबवत या ऊर्ध्वतल बिल्कुल सही है, ऊर्ध्वतल लिख सकते हो, ऑप्शन सही है। पांचवा देखिए, एसी मीन्स 220 की शिखर वोल्टता में है। अरे एसी मीन्स 220 का है तो शिखर वोल्टता कितना होगा, 311। ये तो अब तक का रट गया होगा ये सवाल तो बच्चों, सह लगा लीजिएगा 311, क्योंकि ये 220 क्या है, VRMS है। पूछ क्या रहा है, VM पूछ रहा है। हाँ अगला देखिए, छठा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर बन रहा है, तब आवर्तन, तो लास्ट वाले के तरीके से आ गया ना, लास्ट वीडियो में अपन ने किया था, आवर्तन क्षमता कितनी होती है अनंत पर बनता है तो m इज इक्वल्स टू क्या, d डिवाइडेड बाय f, यही तो होना चाहिए। d का मान रखो, d का मान कितना 25 और उसमें भाग किसका, f का, ये m आएगा, ठीक है ध्यान में रखिएगा, ए ऑप्शन आएगा 25/f। ठीक, अगला देखिए, एक धातु के हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है, निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा। ये सवाल आपकी बुक का ही सवाल है ना, और ये अब आपको पता चल जाना चाहिए। अगर हरे से है तो फिर उन सातों रंगों में से 3 रंग छांट लो जिनसे होगा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। सातों रंग कौन से थे, विबग्योर, GYOR। अगर हरे से हो रहा है तो हरे की आवृत्ति कैसी, दहली आवृत्ति, तो इससे अधिक आवृत्ति पे होगा। अधिक आवृत्ति कब, जब आप ऊपर की ओर जाओगे, है ना, तो मतलब ब्लू से भी होगा, इंडिगो से भी होगा और वॉयलेट से भी होगा, मतलब नीले से, आसमानी से और बैंगनी से। ठीक है, बैंगनी, नीला, आसमानी, द लगा लीजिएगा। ठीक, 8वां देखिए, किसी परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य होता है। क्या भाई, मंदकों का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना, कम कर देना, है ना। न्यूट्रॉन बहुत तेजी से निकलते हैं भैया, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन निकलता है बाहर, ठीक है, उसकी ऊर्जा को भी कम कर देता है और उसकी स्पीड को भी कम कर देता है। कौन, मंदक। मंदकों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। खतरनाक गामा किरण, नहीं इसका तो वैसे खतरनाक गामा किरणों से कौन बचाता है, परिरक्षक बचाता है, ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा मुक्त होने के लिए यूरेनियम से, नहीं, परमाणु भट्टी का क्रांतिक द्रव्य नहीं, तीव्र गतिमान न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना ताकि नाभिक के विखंडन की प्रबल संभावना बनी रहे। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे तरीके से लाइन लिखी हुई है। तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है, धीमा करता है ताकि विखंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, उसकी संभावना अधिकतम हो। ये अच्छा है, द लगा लीजिएगा। 9वां देखिए, निम्न में से कौन सा दाता अशुद्धि तत्व है। देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था, दाता और एन टाइप एक ही होता है, बताया था लास्ट वीडियो में। तो आप कौन सा याद रखोगे, आपकी सरकार याद रखोगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस से लगा लीजिएगा, फास्फोरस दिया हुआ है। ठीक है, दूर संचार से संबंधित तरंगे होती हैं भैया, दूर संचार से 2 तरंगे संबंधित है। कौन कौन सी, लास्ट वाली 2 तरंगे बच्चों, एक तो है माइक्रोवेव्स, है ना, और एक है रेडियो वेव्स। ये दोनों ही तरंगे किससे संबंधित हैं, दूर संचार से। अब अगर किसी ऑप्शन में ये दोनों ही आ गए हैं तो आपका पहला टिक रेडियो पे होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक इसी का ही उपयोग होता है। ठीक है, अगर रेडियो नहीं है तो फिर आप किस पे जाएंगे, माइक्रो पे जाएंगे। अवरक्त नहीं, दृश्य नहीं, सूक्ष्म लगा लीजिएगा क्योंकि रेडियो नहीं है। ऑलराइट, तो से लगा लेंगे, इसका हो गया क्लियर। एक जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो बच्चों, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए बच्चों। इतनी मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं। देखो आगे, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश, पहला सवाल है ना, क्यू 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 और क्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो फिर वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0।
रिजल्टेंट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, रिवीजन क्लास देखिएगा, और मैंने बहुत बार बताया कि जब किसी भी सममित आकृति मतलब चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे हेक्सागन हो मतलब समषटभुज हो, पंचभुज हो, समपंचभुज हो, ये जितनी भी सममित आकृतियाँ हैं ना, इन सममित आकृतियों पर, इनके कोनों पर अगर समान आवेश है तो इनके केंद्र पर बल भी शून्य होगा और विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड, कोनों पर समान आवेश होना चाहिए, एक जैसा आवेश होना चाहिए, तो शून्य लगा लीजिएगा। आगे देखिए, विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विभवमापी से हम करते क्या है। तो हम विद्युत वाहक बल को नाप सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को नाप सकते हैं, हम प्रतिरोधों को नाप सकते हैं, हम विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, हम वोल्टमीटर और अमीटर का अंशांकन कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ें कर सकते हैं, इनके अलावा अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। धारिता एवं स्वप्रेरकत्व से इसका कोई लेना देना नहीं है, बे ऑप्शन लगा लीजिएगा, ये शायद आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ना। थर्ड देखिए, 100% 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में प्रवाहित होने वाली धाराओं का अनुपात, प्राथमिक और द्वितीयक में, प्राथमिक में IP और द्वितीयक में IS, और प्रवाहित होने वाली धाराओं का अनुपात कौन सा है? 1:4 है भाई, ठीक है। तो प्राथमिक व द्वितीय कुंडली पर वोल्टताओं का अनुपात क्या होगा? देखो ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो IP/IS ट्रांसफार्मर में बराबर होता है VS/VP के, और ये कितना है? 1/4। लेकिन वो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में वोल्टताओं का अनुपात पूछ रही है, तो प्राथमिक पहले आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, तो इसका मतलब मैं VP को ऊपर लिखूंगा और VS को नीचे लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4/1 हो जाएगा। पता चला? डन। हाँ, बै लगा लीजिएगा। फिर फोर्थ देखिए, चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय प्रेरण अनुदिश होता है। देखो चुंबकीय ध्रुवों पर क्या होता है? चुंबक ऐसा सीधा लंबवत हो जाती है, मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वतल हो जाता है चुंबकीय प्रेरण, चुंबक ऐसे बिल्कुल सीधी लटक जाती है ना ऊर्ध्वतल के अंदर, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कैसा होता है वहां पर? केवल ऊर्ध्वतल दिशा में ही होता है चुंबकीय प्रेरण जो है, ठीक है। पांचवा देखिए, यदि किसी परिपथ में तात्क्षणिक धारा I बराबर 2 cos ωt प्लस थीटा एम्पियर के द्वारा दी जाती है, तो परिपथ में वर्ग माध्यम मूल धारा IRMS का मान ज्ञात करो। निहायत ही सिंपल सवाल। I बराबर क्या? 2 cos हो चाहे साइन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर IM कितना हो गया बच्चों? सभी को पता चल जाना चाहिए, 2 एम्पियर। तो IRMS कितना होगा? IM में किसका भाग लगाओगे? √2 का, तो 2 में √2 का भाग लगाया, कितना आया? √2 एम्पियर, ठीक है। ब ऑप्शन लगा लीजिएगा। फिर आगे देखिए, छठा सवाल। जब सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई बढ़ती है तो इसका आवर्धन क्षमता, देखो सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई बढ़ती है, इसका मतलब ये जो दोनों लेंसों के बीच की दूरी है ना, ये L, ये बढ़ रही है। अगर L बढ़ रही है तो कौन बढ़ेगा वो समझिए। तो क्या आपने वस्तु की स्थिति को चेंज किया? नहीं किया। अगर वस्तु की स्थिति U0 नहीं चेंज हुई तो फिर इसके कारण जो V0 प्राप्त होगा ना, वो भी चेंज नहीं होगा। तो फिर कौन चेंज होगा? ये जो UE है ना बच्चों, ये UE चेंज हो जाएगा। तो आप जैसे ही L को बढ़ाओगे UE भी क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब आप किसी सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाते हैं तो फिर UE बढ़ता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है L/F0 1 + D/FE, ठीक है, माइनस लगा लीजिएगा चाहे।
तो वो बोलेंगे कि सर L को बढ़ाओ तो M भी बढ़ जाएगा। सरासर गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को नेग्लिजिबल माना जाता है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम चीज़ों को नलीफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हटा देते हैं कि अगर ये नहीं होता या इसका मान बहुत कम होता तो, ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन आप तो अब नली की लंबाई ही बढ़ा रहे हो, नली की लंबाई बढ़ाने से क्या हुआ, यूई बढ़ गया। अब देखो क्या होता है, तो एम का वास्तविक फॉर्मूला अगर देखा जाए, समझ लीजिएगा बच्चों, एम का अगर वास्तविक फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट डी डिवाइडेड बाय यू ई, और फिर बाद में हम 1/UE का मान रख के ही ये काम करते हैं, है ना। चलिए, तो ये वास्तविक फॉर्मूला है किसी भी सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता का। वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया इस चीज को। तो यूई बढ़ गया, किसको बढ़ाया, एल को बढ़ाया, एल को बढ़ाया तो कौन बढ़ा, यूई बढ़ा, यूई बढ़ा तो फिर एम क्या हो गया देवताओं, घट गया, ठीक है, ध्यान में रखना, घट जाती है, ए ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल राइट, आगे 7वां, जब किसी सतह पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन को आपतित करते हैं, सतह पर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गतिज ऊर्जा कितनी है इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सतह के लिए निरोधी विभव का मान वोल्ट में लिखे, अरे सीधा ही देता, क्यों, देखो गतिज ऊर्जा जो होती है ना के ई मैक्सिमम, ठीक, वो कितनी दे रखी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप सभी को पता है यही ईवी नॉट होती है, तो ईवी नॉट बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर ई से ई कैंसिल, निरोधी विभव वी नॉट का मान कितना, 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। इस सवाल में कार्यफलन भी पूछ सकता था, कार्यफलन आता 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, निरोधी विभव देखना है, 4 लगा लीजिएगा, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। आगे देखिए, परमाणु विस्फोट किसका परिमाण है भैया, श्रृंखला विक्रिया का, और वो भी अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, ठीक है, ध्यान में रखना। विखंडन में अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9वां देखिए, निम्न में से कौन सा ग्राही अपद्रव्य तत्व है, ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉन दे दो भाई उसको, इलेक्ट्रॉन दे दो मतलब वो पी टाइप वाले हैं, पी टाइप की शुद्धियाँ कौन सी होती हैं, ग्राही वाली होती है, और एन टाइप की दाता वाली। पी टाइप में इंडिया याद रख लो, तो इंडिया का इंडियम, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये चारों शुद्धियाँ ध्यान में रख लीजिएगा। गैलियम बैठ रहा है ना, बी ऑप्शन में गैलियम बैठ रहा है, तो गैलियम लगा लीजिएगा। 10वां और अंतिम, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये आपकी बुक का ही सवाल लग रहा है या फिर मैंने करवाया है। देखिए, यदि ई सदिश तथा बी सदिश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किस दिशा के अनुदिश होगी, संचरण की दिशा हमेशा ध्यान में रखिएगा ई क्रॉस बी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, है ना, पॉइंटिंग सदिश में देखते हैं वैसे अपन। चलिए, तो ये तो सह लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक हो गया, काम खत्म। चलो, तो ये वापस से 2 पेपर हो चुके हैं मेरे हिसाब से, हो गए ना देवताओं, आज 2 करवाए हैं, नहीं करवाए हैं, हाँ बिल्कुल करवा दिए। चलो, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट 2 वीडियो मतलब 20 सवाल जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करें, तसल्ली से पढ़ाई करें, और अच्छे से ही पढ़ाई करो। चलो, ध्यान रखो खुद का, हैव अ गुड डे, टेक केयर।